अंधेरा मुझे घुटन महसूस करा रहा है। मेरे सपने खून से लथपथ हैं। खून टपक रहा है, खून मेरे दिमाग में बह रहा है और मैं अब और सो नहीं सकती। जो सपने कभी मुझे सुकून देते थे वे अब चले गए हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें वापस कैसे लाऊं। मुझे नहीं पता कि वह सफेद पक्षी फिर कभी उड़कर आएगा या नहीं। अब जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूं तो मुझे केवल तबाही दिखाई देती है। फ्लेचर बार बार गोली खा रहा है। जेनकिंस मेरी बाहों में मर रहा है। वार्नर एडम के सिर में गोली मार रहा है और खिड़की के बाहर हवा गा रही है, लेकिन उसकी धुन ऊंची और बेसुरी है और मेरे पास इसे रोकने को कहने की भी हिम्मत नहीं है। मैं अपने कपड़ों के नीचे ठंड से कांप रही हूं। मेरे नीचे बिछा बिस्तर टूटी हुई बादलों और ताजी गिरी बर्फ से बना लगता है। ये बहुत नरम है, बहुत आरामदायक। ये मुझे वार्नर के कमरे में सोने की याद दिलाता है और मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मुझे इन चादरों के नीचे जाने से डर लग रहा है। मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही कि एडम ठीक है या नहीं। क्या वह कभी वापस आएगा? क्या वार्नर उसे तब तक चोट पहुंचाता रहेगा जब तक मैं उसकी बात नहीं मानती? मुझे इतना परवाह नहीं करनी चाहिए। मेरी नोटबुक में एडम का संदेश शायद वार्नर की कोई चाल है जिससे वह मुझे पागल बना सके। मैं सख्त फर्श पर रेंगती हूँ और अपनी मुट्ठी खोलकर उस मुड़े हुए कागज के टुकड़े को देखती हूँ जिसे मैंने पिछले 2 दिनों से कसकर पकड़ा हुआ है। यही मेरी आखिरी उम्मीद है और मुझे नहीं पता कि यह भी सच है या नहीं। मेरे पास अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं एक चीख को जबरदस्ती रोकती हूँ और हड़बड़ा कर उठती हूँ, गिरती हूँ और बगल में लुढ़क जाती हूँ, लगभग एडम से टकराते हुए, जो मेरे बगल में फर्श पर लेटा हुआ है। मैंने उसे देखा तक नहीं था। जूलियट? वह जरा भी नहीं हिला। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी, शांत, अडिग, आधी रात के 2 बाल्टी नदी के पानी की तरह। काश मैं उसकी आंखों में रो पाती। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे सच क्यों बता दिया। मैं वहां ऊपर सो नहीं पाई। वह मुझसे कारण नहीं पूछता। वह खुद को ऊपर खींचता है, एक हल्की कराह को खांस कर दबा देता है और मुझे याद आता है कि वह चोटिल है। मैं सोचती हूँ कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं कोई सवाल नहीं पूछती जब वो मेरे बिस्तर से तकिया और कंबल उठा लेता है। वह तकिया फर्श पर रखता है। लेट जाओ, बस इतना ही कहता है, धीमे स्वर में, नरम लहजे में। हर दिन, हर पल, हमेशा के लिए मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे यही कहता रहे। ये सिर्फ 2 शब्द हैं और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों शर्म से लाल हो रही हूँ। मेरे खून में घूमती सायरन की आवाज़ों के बावजूद मैं लेट जाती हूँ और अपना सिर तकिए पर रखती हूँ। वह कंबल मेरे ऊपर डालता है। मैं उसे करने देती हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे उसकी बाहें रात की परछाइयों में मुड़ती और तनती हैं। खिड़की से झांकती चांदनी की हल्की चमक उसके शरीर को प्रकाशित कर रही है। वह फर्श पर लेट जाता है। हमारे बीच केवल कुछ फीट की दूरी रह जाती है। उसे किसी कंबल की जरूरत नहीं। वह किसी तकिए का इस्तेमाल नहीं करता। वह अब भी बिना शर्ट के सोता है और मैंने जाना कि मुझे सांस लेना नहीं आता। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी में शायद मैं कभी सांस छोड़ भी नहीं पाऊंगी। अब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, वह फुसफुसाता है। मेरे शरीर की हर सांस मुझसे छूट जाती है। मैं अपनी उंगलियां एडम की मौजूदगी की संभावना के चारों ओर लपेटती हूं और अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद सोती हूं। मेरी आंखें 2 खिड़कियों की तरह खुली हैं, इस दुनिया की उथल पुथल से हल्का दरार लिए हुए। एक ठंडी हवा मेरी त्वचा को छूती है, मुझे झटका देती है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं अपनी आंखों से नींद को हटाती हूँ और महसूस करती हूँ कि एडम अब मेरे पास नहीं है। मैं पलकें झपकाती हूँ और धीरे धीरे बिस्तर पर वापस चढ़ जाती हूँ, जहां मैं तकिए और कंबल को उसकी जगह रखती हूँ। मैं दरवाजे की ओर देखती हूँ और सोचती हूँ कि उसके दूसरी तरफ मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मैं खिड़की की ओर देखती हूँ।
और सोचती हूँ कि क्या कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखती हूँ और सोचती हूँ कि फिर से संख्याओं के हिसाब से जीने का क्या मतलब है। मैं सोचती हूँ कि इस इमारत में सुबह के 6:30 बजने का क्या अर्थ है। मैंने फैसला किया कि मुझे अपना चेहरा धोना चाहिए। यह ख्याल मुझे उत्साहित कर देता है और मैं खुद से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती हूँ। मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ और आईने में एडम की परछाई देखती हूँ। उसके तेज हाथ उसकी शर्ट नीचे खींच लेते हैं, इससे पहले कि मेरी नज़रें कोई और विवरण पकड़ पाएं। लेकिन मैंने अंधेरे में जो नहीं देखा था, अब उसे साफ साफ देख सकती हूँ। वह छोटों से ढका हुआ है। मेरे पैर जैसे टूट गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। काश मैं उसकी मदद कर पाती। मुझे माफ कर दो, वह जल्दी से कहता है। मुझे नहीं पता था कि तुम जाग चुकी हो। वह अपनी शर्ट के किनारे को ऐसे खींचता है जैसे कि यह उसे छुपाने के लिए काफी लंबी हो, जैसे कि मैं अंधी बन जाऊंगी। मैं शून्य में सिर हिला देती हूँ। मैं अपने पैरों के नीचे की टाइल को देखती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। जूलियट। उसका स्वर मेरे नाम के अक्षरों को इतनी कोमलता से समेटता है कि मैं उस 1 सेकंड में 5 बार मर जाती हूँ। उसका चेहरा भावनाओं का एक जंगल है। वह अपना सिर हिलाता है। मुझे माफ कर दो, वह इतनी धीमी आवाज में कहता है कि मुझे यकीन हो जाता है कि मैंने इसे बस महसूस किया, सुना नहीं। यह सब ऐसा नहीं है। वह अपना जबड़ा भींचता है और घबराहट में अपने बालों में हाथ फेरता है। यह सब। मैं अपनी हथेली उसके सामने खोल देती हूँ। कागज एक मुड़ा तुड़ा सा सपना बनकर मेरे हाथ में पड़ा है। मुझे पता है। सांस में राहत की लहर उसके चेहरे के हर हिस्से पर दौड़ जाती है। अचानक उसकी आंखें मेरे लिए इकलौती तसल्ली बन जाती हैं जिसकी मुझे जरूरत है। एडम ने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, क्या, कुछ भी नहीं। बस यह कि वह अभी भी मेरा दोस्त है। वह अभी भी मेरे सामने खड़ा है और वह नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूं और दरवाजा बंद कर देती हूं। मैं अपना मुंह खोलती हूं कुछ कहने के लिए। नहीं, मेरा जबड़ा जैसे टूट कर गिर जाता है। रुको, वह एक हाथ उठाकर कहता है। उसके होंठ हिलते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। मुझे एहसास होता है कि भले ही यहाँ कैमरे ना हो, लेकिन बाथरूम में अब भी माइक्रोफोन हो सकते हैं। एडम इधर उधर चारों ओर हर जगह देखता है, फिर वह देखना बंद कर देता है। शावर 4 दीवारों से घिरा हुआ संगमरमर का कांच है और मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह कांच को खिसका कर खोल चुका है। वह पानी का नल पूरी ताकत से घुमा देता है और पानी की आवाज कमरे में गूंज उठती है, हर चीज को दबा देती है, दीवारों से टकराकर गड़गड़ाने लगती है। आईना भाप से धुंधला होने लगता है। मैं अभी उसकी योजना समझ ही रही थी कि वह मुझे अपनी बाहों में भरकर शावर के अंदर खींच लेता है। मेरी चीखें हवा में घुलती भाप बन जाती हैं। गर्म पानी मेरे कपड़ों में बसने लगता है। ये मेरी बालों पर गिरता है, मेरी गर्दन से बहता है, लेकिन मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसके हाथों के घेरे में कैद हो जाती है। मुझे रोने का मन करता है। गलत वजहों से उसकी आंखें मुझे जकड़ लेती हैं। उसकी बेचैनी मेरी हड्डियों में आग लगा देती है। पानी की धाराएं उसके चेहरे के निखरे हुए कोनों से बहती हैं और उसकी उंगलियां मुझे दीवार से सटाकर रखती हैं। उसके होंठ, उसके होंठ, उसके होंठ, उसके होंठ, उसके होंठ। मेरी आंखें बंद होने के लिए जूझ रही हैं। मेरे पैरों ने कांपने का अधिकार जीत लिया है। मेरा शरीर हर उस जगह चल रहा है जहां वह मुझे छू नहीं रहा। उसके होंठ मेरे कानों के इतने करीब हैं कि मैं सिर्फ पानी हूं, कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ हूं। मैं चाहत में घुलती जा रही हूं, इतनी गहरी, इतनी बेचैन कि यह आग की तरह जलती है जब मैं इसे निगलने की कोशिश करती हूं। मैं तुम्हें छू सकता हूं, वह कहता है, और मैं सोचती हूं कि मेरे दिल में ये नन्हे हमिंग बर्ड्स क्यों गूंज रहे हैं। मुझे तब तक समझ नहीं आया था जब तक उस रात वह फुसफुसाता है,
इतनी डूबी हुई हूं कि उसकी बातों के वजन को महसूस ही नहीं कर पा रही। बस उसके जिस्म की गर्मी मेरी दुनिया बन चुकी है। जूलियट, उसका शरीर और करीब खिसकता है और मुझे एहसास होता है कि मेरे फेफड़ों में बस झड़ते हुए डैंडेलियन के बीज भरे हैं। मेरी आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह अपने निचले होंठ को एक पल के लिए जीभ से गीला करता है और मेरी सोई हुई नसों में कुछ फटकर जाग उठता है। मैं हांफती हूँ, मैं हांफती हूँ, मैं हांफती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? जूलियट, प्लीज। उसकी आवाज बेचैन है और वह अपने पीछे ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन न हो कि हम अकेले हैं। उस रात वह अपने होंठ एक साथ दबा लेता है। वह आधी सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है और मैं आश्चर्य से देखती हूँ कि गर्म पानी की बूंदें उसकी पलकों में फंस गई हैं, जैसे दर्द से गड़े हुए मोती। उसकी उंगलियां मेरे शरीर के किनारों पर धीरे धीरे सरक रही हैं, जैसे वह उन्हें एक ही जगह रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो, जैसे वह मुझे हर जगह छूने से खुद को रोक नहीं पा रहा हो। और उसकी आंखें मेरे पूरे 63 इंच के वजूद को पी रही हैं और मैं बस फंस गई हूं। अब मुझे समझ में आ गया है। वह मेरे कानों में कहता है, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि वार्नर तुम्हें क्यों चाहता है। उसकी उंगलियों के छूने भर से मेरे अंदर कुछ मर रहा है, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, कुछ ऐसा जिसे महसूस करने की मैं हमेशा से चाहती थी। तो फिर तुम यहां क्यों हो? मैं फुसफुसाती हूं, उसकी बाहों में मरती हुई। क्यों? 1, 2 बार सांस लेने की कोशिश। क्यों तुम मुझे छू रहे हो? क्योंकि मैं कर सकता हूं। वह लगभग मुस्कुराता है और मैं लगभग अपने अंदर पंखों का उगना महसूस करती हूं। मैं पहले ही कर चुका हूं। क्या? मैं पलकें झपकाती हूं, अचानक होश में आ जाती हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? पहली रात उस कोठरी में वह लंबी सांस छोड़ता है। वह नीचे देखता है। तुम अपने सपनों में चीख रही थी। मैं इंतजार करती हूँ, मैं इंतजार करती हूँ, मैं हमेशा के लिए इंतजार करती हूँ। मैंने तुम्हारे चेहरे को छुआ। वह मेरे कान की बनावट में सांस भरता है। तुम्हारा हाथ, मैंने तुम्हारे पूरे बाजू को छुआ। वह पीछे हटता है और उसकी आंखें मेरे कंधे पर ठहरती हैं, फिर कोहनी तक जाती हैं और मेरी कलाई पर आकर रुक जाती हैं। मैं अविश्वास में जमी हुई हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे जगाऊं। तुम जाग ही नहीं रही थी, तो मैं बस बैठकर तुम्हें देखता रहा, इंतजार करता रहा कि तुम चीखना बंद कर दो। यह संभव नहीं है। 3 शब्द, बस इतने ही मैं कह पाती हूं, लेकिन उसकी हथेलियां अब मेरी कमर के चारों ओर उसकी बाहें बन जाती हैं। उसके होंठ अब मेरे गाल से चिपके हुए हैं और उसका शरीर मेरे साथ बिल्कुल सटा हुआ है। उसकी त्वचा मुझे छू रही है, छू रही है, छू रही है। और वह चीख नहीं रहा, वह मर नहीं रहा, वह मुझसे दूर भाग नहीं रहा। और मैं रो रही हूं, मैं घुट रही हूं, मैं कांप रही हूं, थरथरा रही हूं, टुकड़ों में बिखर रही हूं आंसुओं की तरह। और वह मुझे वैसे पकड़ रहा है जैसे किसी ने कभी नहीं पकड़ा, जैसे वह मुझे चाहता हो। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने वाला हूं, वह कहता है। उसके होंठ मेरे बालों से टकरा रहे हैं, उसकी उंगलियां मेरे बाजुओं तक जा रही हैं और मैं पीछे झुक रही हूं। वह मेरी आंखों में देख रहा है और मुझे यकीन है कि मैं सपना देख रही हूं। क्यों तुम? मैं नहीं। मैं अपना सिर हिला रही हूं, मैं कांप रही हूं, क्योंकि यह सच नहीं हो सकता। मैं अपने चेहरे से चिपके आंसुओं को झटकने की कोशिश कर रही हूं। यह सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों में नरमी है, उसकी मुस्कान मेरे भीतर की हर गांठ खोल रही है। और काश मुझे उसके होठों का स्वाद पता होता, काश मेरे अंदर उसे छूने की हिम्मत होती। मुझे जाना होगा, वह कहता है। तुम्हें 8 बजे तक तैयार होकर नीचे पहुंचना होगा। मैं उसकी आंखों में डूब रही हूं और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। वह अपनी शर्ट उतार देता है और मुझे नहीं पता कि कहां देखूं।
मैं शीशे के पैनल पर अपना हाथ रखती हूँ, अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हूँ, लेकिन कुछ मेरे करीब फड़फड़ाता है। मैं पलकें झपकाती हूँ। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे से बस एक पल की दूरी पर हैं और मैं चल रही हूँ, पिघल रही हूँ, इंतजार में बिखर रही हूँ। तुम्हें नजरें चुराने की जरूरत नहीं, वह कहता है। वह यह एक मुस्कान के साथ कहता है जो बृहस्पति के आकार की है। मैं धीरे से उसकी ओर देखती हूँ, उसकी टेढ़ी मुस्कान को जिसे मैं सहेज कर रखना चाहती हूँ, उसकी आंखों के रंग को जिससे मैं लाखों तस्वीरें बना सकती हूँ। मैं उसके जबड़े की रेखा को उसके गले तक देखती हूँ, उसकी कॉलर बोन की ऊंचाई पर ठहर जाती हूँ। मैं उसकी बाहों की ऊपरी नसों, उसके परफेक्ट शरीर को याद कर रही हूँ। और तब उसके सीने पर वह चिड़िया, उसके सीने पर वह चिड़िया, एक टैटू, एक सफेद चिड़िया जिसके सिर पर सोने की धारियां किसी मुकुट की तरह चमक रही हैं। वह उड़ रही है। एडम, मैं उसे बताने की कोशिश करती हूँ। एडम, मैं घुटी हुई आवाज में कहने की कोशिश करती हूँ। एडम, मैं बार बार कहने की कोशिश करती हूँ और हर बार नाकाम हो जाती हूँ। मैं उसकी आंखें ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तभी एहसास होता है कि वह पूरे समय मुझे ही देख रहा था। वह देख रहा था कि मैं उसे किस तरह गहराई से पढ़ रही थी। उसके चेहरे की हर रेखा इतनी गहरी भावनाओं से भरी हुई है कि मैं सोचने लगती हूँ, क्या मैं भी उसके लिए कुछ मायने रखती हूँ? वह अपनी 2 उंगलियां मेरे ठोड़ी पर रखता है, मेरा चेहरा हल्का सा ऊपर उठाता है और मैं खुद को बिजली के तार की तरह महसूस करती हूँ जो पानी में डूबा हुआ है। मैं तुमसे बात करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, वह कहता है। और फिर उसके हाथ मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। मेरा चेहरा उसके सीने से लग जाता है और अचानक दुनिया चमक उठती है। दुनिया बड़ी हो जाती है, दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। अचानक यह दुनिया मेरे लिए मायने रखने लगती है। इंसानियत का अस्तित्व मेरे लिए मायने रखने लगता है। पूरी कायनात ठहर जाती है और दूसरी दिशा में घूमने लगती है और मैं वही चिड़िया हूं, मैं वही चिड़िया हूं और मैं उड़ रही हूं। यह सुबह के 8 बजे हैं और मैं एक ऐसी ड्रेस पहने हुए हूं जिसका रंग मरे हुए जंगलों और पुराने टिन के डिब्बों जैसा है। यह अब तक की सबसे ज्यादा टाइट फिटिंग वाली ड्रेस है जो मैंने कभी पहनी है। इसकी कटाई आधुनिक और कोणीय है, लगभग असंगठित। सामग्री सख्त और मोटी है, लेकिन किसी तरह सांस लेने योग्य भी। मैं अपनी टांगों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि यह वास्तव में मेरी ही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हर इंच खुली त्वचा को ढकने में लगा दी और अब वार्नर मुझे परत दर परत खोलने पर मजबूर कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वह यह सब जानबूझकर कर रहा है। मेरा शरीर एक मांसाहारी फूल की तरह है, एक जहरीले पौधे की तरह, एक भरी हुई बंदूक जिसकी लाखों ट्रिगर हैं और वह इन्हें दबाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे छुओ और परिणाम भुगतो। इस नियम के कोई अपवाद नहीं रहे, कभी नहीं, सिवाय एडम के। वह मुझे शावर में भीगता हुआ छोड़कर चला गया, मेरी आंखों से बरसती गर्म बारिश में डूबते हुए। मैंने धुंधले शीशे के पार देखा जैसे उसने खुद को सुखाया और अपनी यूनिफॉर्म में फिसल गया। मैंने उसे वहां से जाते हुए देखा और हर पल यह सोचती रही, क्यों क्यों क्यों? वो मुझे छू कैसे सकता है? वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या उसे मेरी याद है? मेरी त्वचा अभी भी तप रही है, मेरी हड्डियां इस अजीब ड्रेस की कसकर खींची हुई सिलवटों में लिपटी हुई हैं। सिर्फ ही मुझे जोड़े रखने वाली एकमात्र चीज है। और इसके अलावा वह संभावना जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मेरे होंठ इस सुबह के राज्यों को हमेशा के लिए सिले रखेंगे, लेकिन मेरा दिल आत्मविश्वास, अचंभे, शांति और संभावनाओं से इतना भर गया है कि यह फटने वाला है। और मैं सोचती हूँ कि क्या यह इस ड्रेस को चीर देगा। उम्मीद मुझे गले लगा रही है, अपनी बाहों में समेट रही है।
मेरे आंसू पोंछ रही है और मुझसे कह रही है कि आज, कल और 2 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और मैं इतनी बेसुध हूं कि सच में इस पर यकीन करने की हिम्मत कर बैठी हूं। मैं एक नीले कमरे में बैठी हूं। दीवारें ऐसे कपड़े से ढकी हुई हैं जो एक संपूर्ण गर्मी के आकाश के रंग जैसा है। फर्श 2 इंच मोटे कालीन में लिपटा हुआ है। पूरा कमरा पूरी तरह खाली है। बस 2 मखमली कुर्सियां रखी हैं जो किसी नक्षत्र से निकाली गई लगती हैं। हर बदलता हुआ रंग एक नीले निशान की तरह है, एक खूबसूरत गलती की तरह, एक याद की तरह कि उन्होंने एडम के साथ क्या किया मेरी वजह से। मैं एक मखमली कुर्सी पर अकेली बैठी हूं, एक हरे जैतूनी रंग की ड्रेस पहने हुए। मेरी जेब में रखी नोटबुक का भार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने घुटने पर एक भारी बैलेंसिंग बॉल रखे हुए हूं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वार्नर कमरे में ऐसे प्रवेश करता है जैसे हवा पर चलना उसका पेशा हो। वह अकेला है। मेरी आंखें अनायास ही नीचे झांकती हैं, मेरे टेनिस शूज को देखती हैं और मैं सोचती हूं कि क्या मैंने कोई नियम तोड़ दिया है। अपनी अलमारी में रखी उन हील्स को नजरअंदाज करके जो निश्चित रूप से पैरों के लिए नहीं बनाई गई है, मैं ऊपर देखती हूं और वह मेरे ठीक सामने खड़ा है। हरा रंग तुम पर बहुत फबता है। वह एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहता है, यह सच में तुम्हारी आंखों के रंग को उभारता है। मेरी आंखों का रंग क्या है? मैं दीवार से पूछती हूं। वह हंसता है। तुम मजाक कर रही हो। तुम कितने साल के हो? वह हंसना बंद कर देता है। तुम्हें जानना है? मैं जिज्ञासु हूं। वह मेरे पास वाली सीट पर बैठ जाता है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा अगर तुम मुझसे बात करते वक्त मेरी तरफ नहीं देखोगी। तुम मुझसे चाहते हो कि मैं लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध यातना दूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जंग का एक हथियार बन जाऊं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक राक्षस बन जाऊं। मैं रुकती हूं। तुम्हें देखना मुझे बीमार कर देता है। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा जिद्दी हो। मैं तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहन रही हूं। मैंने तुम्हारा खाना खाया। मैं यहां हूं। मैं अपनी आंखें उठाकर उसे देखती हूं और पाती हूं कि वह पहले से ही मुझे घूर रहा है। उसकी निगाहों की शक्ति से मैं पल भर के लिए असहज हो जाती हूं। तुमने यह सब मेरे लिए नहीं किया, वह धीरे से कहता है। मुझे हंसी आ जाती अगर यह स्थिति इतनी विकट न होती। मैं ऐसा क्यों करती? उसकी आंखें और उसके होंठ आपस में जूझ रहे हैं कि बोलने का अधिकार किसे मिले। मैं नजरें फेर लेती हूँ। हम इस कमरे में क्या कर रहे हैं? वह गहरी सांस लेता है। नाश्ता। फिर मैं तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल दूंगा। वह अपनी कुर्सी के बाजू में लगे बटन को दबाता है और लगभग तुरंत ही ट्रॉलियां और ट्रे कमरे में लाई जाती हैं। वे लोग जो इन्हें ला रहे हैं वे साफ तौर पर सैनिक नहीं हैं। उनके चेहरे कठोर और झुर्रियों से भरे हुए हैं और वे इतनी पतली हैं कि स्वस्थ दिखना तो दूर, देखने से ही दुख होता है। मेरा दिल 2 हिस्सों में बंट जाता है। मैं आमतौर पर अकेले खाता हूँ। वार्नर अपनी बात जारी रखता है। उसकी आवाज़ मेरे पुराने जख्मों में बर्फीले खंजर की तरह उतरती है। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे को और अच्छे से जान लेना चाहिए, खासकर जब हमें इतना समय एक साथ बिताना है। नौकर, दास, वे लोग जो सैनिक नहीं हैं, चुपचाप चले जाते हैं और वार्नर मेरे सामने एक प्लेट रखता है। मुझे भूख नहीं है, यह कोई विकल्प नहीं है। मैं ऊपर देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह बहुत बहुत गंभीर है। तुम्हें खुद को भूखा रखने की अनुमति नहीं है। तुम पहले से ही पर्याप्त नहीं खाती हो और मुझे तुम्हें स्वस्थ रखना है। तुम्हें आत्महत्या करने की अनुमति नहीं है। तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं, मैं लगभग ढूंढते हुए कहती हूँ। वह अपनी प्लेट ट्रॉली पर पटक देता है और मैं चकित हूं कि वह चकनाचूर नहीं हुई। वह अपना गला साफ करता है और शायद मैं
पहली बार डर महसूस करती हूँ। यह प्रक्रिया कितनी आसान हो सकती थी अगर तुम बस सहयोग कर लेती। वह हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित करते हुए कहता है, 5 5 5 5 5 धड़कनें। दुनिया तुमसे घृणा करती है, वह कहता है। उसके होठों पर हल्की हंसी खेल रही है। हर वह इंसान जिसे तुमने कभी जाना, उसने तुमसे नफरत की, तुमसे दूर भागा, तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारे अपने माता पिता ने तुमसे मुंह मोड़ लिया और स्वेच्छा से तुम्हारे अस्तित्व को अधिकारियों के हवाले कर दिया। वे इतने हताश थे कि तुम्हें अपने जीवन से निकाल फेंकने के लिए, तुम्हें किसी और की समस्या बनाने के लिए, खुद को यह यकीन दिलाने के लिए कि उन्होंने जो राक्षस पाला था वह वास्तव में उनका बच्चा नहीं था। मेरा चेहरा सैकड़ों हाथों से तमाचे खा चुका है और फिर भी अब वह खुलकर हंसता है। तुम फिर भी मुझे खलनायक साबित करना चाहती हो। वह मेरी आंखों में देखता है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह अवसर दे रहा हूं जो कोई और कभी तुम्हें नहीं देगा। मैं तुम्हें एक समान स्तर पर देखने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना की होगी। और सबसे बढ़कर, मैं तुम्हारे हाथों में ताकत रख सकता हूं। मैं उन्हें तुम्हारे साथ किए गए हर अन्याय के लिए सजा दिला सकता हूं। वह बस इतना झुकता है कि उसकी सांस मेरी त्वचा को छू सके। मैं तुम्हारी दुनिया बदल सकता हूं। वह गलत है, वह इतना गलत है कि उसका गलत होना किसी उल्टे इंद्रधनुष से भी ज्यादा गलत है। लेकिन उसने जो कुछ कहा वह सच है। इतनी जल्दी मुझसे नफरत करने की गलती मत करना। वह आगे कहता है, तुम शायद इस स्थिति को अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा पसंद करने लगो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं धैर्य रख सकता हूं। वह मुस्कुराता है, पीछे हटता है। हालांकि यह भी कोई नुकसान की बात नहीं कि तुम खतरनाक हद तक खूबसूरत हो। मैं लाल रंग की स्याही से कालीन पर बूंदें टपका रही हूं। वह झूठा है, एक भयानक 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 इंसान। और मुझे नहीं पता कि मैं इस पर ध्यान इसलिए दे रही हूं क्योंकि वह सही है, या इसलिए कि यह इतना गलत है, या इसलिए कि मैं इस दुनिया में अपनी पहचान के लिए इतनी बेताब हूं। किसी ने मुझसे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे आईने में खुद को देखने की इच्छा होती है। तुम और मैं उतने अलग नहीं हैं जितना तुम उम्मीद करती हो। उसकी मुस्कान इतनी घमंडी है कि मेरा मन करता है कि मैं उसे अपनी मुट्ठी से मरोड़ दूं। तुम और मैं उतने समान नहीं हैं जितना तुम उम्मीद करते हो। वह इतना चौड़ा मुस्कुराता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। वैसे मेरी उम्र 19 साल है। मुझे माफ करना, मैं 19 साल का हूं, वह स्पष्ट करता है। मेरी उम्र के हिसाब से मैं एक प्रभावशाली नमूना हूं, यह तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं अपनी चम्मच उठाती हूं और अपनी प्लेट पर रखे खाने जैसी चीज को कुरेदती हूं। अब मुझे नहीं पता कि असली भोजन क्या होता है। मुझे तुमसे कोई सम्मान नहीं है। तुम अपना विचार बदल लोगी, वह सहजता से कहता है। अब जल्दी से खाओ, हमें बहुत काम करना है।